ये जो इलाका था, ये जितना मुग़लों के लिए प्रिय था उतना ही अवध के नवाब को थे प्रिय। इसी समय एक बड़े मज़ेदार वाक़या हुआ कि अवध के नवाब का जो एक गवर्नर था, जो नवाब फर्रुखाबाद था, वो धीरे धीरे मजबूत होता चला जा रहा था और इतना मजबूत हो गया था कि उसने अपने सोने के सिक्के बनाए। अच्छा। और मुग़ल सल्तनत का जो सिक्का था उससे ज़्यादा कीमती सिक्का नवाब फर्रुखाबाद का था। उसने टकसाल डाली। नवाब फर्रुखाबाद ने आसपास के लोगों को, जो व्यापार में थे, जो ऐसे लोग थे जो कि उस इलाके की तरक्की कर सकते थे, उनको बहुत दूर दूर से, अफ़गानिस्तान तक से लोगों को बुलाया और फर्रुखाबाद और उसके आसपास बसा दिया, जिससे कि फर्रुखाबाद क्षेत्र अवध का एक बड़ा मजबूत स्तंभ हो गया था। उसी के गवर्नर याकूत खां का बसाया हुआ एक खासगंज था और नवाब फर्रुखाबाद भी चाहता था कि मैं यहाँ से अपनी सीमाएं बढ़ा करके मुग़ल सल्तनत तक जितना दूर जाऊँगा। उसको भी पता लग गया था कि अब मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी है। और उनका क्या हुआ, जो आपने नाम बताया था, कर्नल गार्डनर साहब। हाँ। कर्नल गार्डनर साहब यहाँ पर आकर के बस गए। कर्नल गार्डनर साहब ने, अच्छा, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत थी। यहाँ पर भी है ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आना ही था। वो तो बंगाल से चले थे, हाँ। फिर बिहार आ गए, फिर अवध पे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब मुग़ल की तरफ बढ़ना था तो ये क्षेत्र भी था, तो इस क्षेत्र पे भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। कर्नल गार्डनर को उन्होंने बोला, यार तुम इंग्लैंड के हो, हाईलैंडर हो, स्कॉटलैंड के, तो आप हमारी मदद के लिए आ जाओ। तो उनको एक इर्रेगुलर आर्मी रखने के लिए दे दिया और एक उनको बोला रेज करते हैं, इसको कहते हैं जो रेज करते हैं। तो एक बटालियन, रेजिमेंट रेज करने के लिए बोला कि साहब एक हॉर्सेस का एक जो होता है वो आप रेज करो। तो उन्होंने बहुत दूर दूर से जाके बढ़िया बढ़िया हॉर्सेस इकट्ठे किए, अपने सिपह सलार बनाए और अपनी एक छोटी सी सेना बना दी। वो गार्डनर्स हॉर्सेस कहलाती है, जिसको बाद में सेकंड हॉर्सेस भी कहलाते थे। ये एक पहले इर्रेगुलर आर्मी थी, बाद में इंपीरियल आर्मी में मर्ज हो गई और ये जो है सेकंड हॉर्सेस जो है आज भी इंडियन आर्मी का हिस्सा है। अच्छा। जब तक इसके जो कमांडर होता है, जो इसका जो जनरल होता है, वो यहाँ आते हैं और मनौटा गांव जाते हैं, कर्नल गार्डनर की समाधि पे अपना शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी इज्जत देते हैं उनको, अपने रेजिमेंट की तरफ से परेड भी करते हैं और वो याद करते हैं कि इस रेजिमेंट को जो रेज किया था वो कर्नल गार्डनर ने किया था। वैसे अगर उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहें तो उनकी फैमिली अभी कहाँ है? अब मैं कर्नल गार्डनर के बाद का बताता हूँ। हाँ। कर्नल गार्डनर के जो बेटे थे, वो जैसे मैंने बताया ना उनका, तो उसमें दो नाम होते थे, एक सुलेमान और शिको और गार्डनर। तो सुलेमान शिको गार्डनर थे, बड़े बहुत मज़ेदार तबीयत के थे, लड़ना वड़ना से उनको कोई लेना देना नहीं था, ताश खेलते थे, शायरी करते थे, नाच गाने में मस्त रहते थे। एक उनके थे जेम्स वैलेंटाइन थे, वो गार्डनर साहब के सुपुत्र साहब। तो जेम्स वैलेंटाइन जो थे वो भी बड़े शौकिया किस्म के थे। एक बड़े मज़ेदार वाक़या हुआ उनके संग। दिल्ली की सल्तनत से एक शादी अवध की सल्तनत पे हुई। विदा कराने का समय आया तो कर्नल गार्डनर को भेजा गया कि जहाँ आप अवध चले जाएं, लखनऊ चले जाएं और शहज़ादी की विदा करा के ले आएं। ये बड़े गए, अवध में उनकी बड़ी खातिर हुई। बाद में लौटते समय उन्होंने कहा, यार अब दिल्ली तक तो जाना है, कुछ देर आराम करते हैं अपने कासगंज में मनौटा पे। वो वहाँ पहुँच गए। राजकुमारी को मन नहीं लगा था, उनको अवध का नवाब ज़्यादा तो पसंद नहीं था, उनको जेम्स वैलेंटाइन पसंद आ गया। अच्छा।
और वो दोनों एक दिन मौका देख के भागे। अब तो कर्नल की तो हालत खराब, क्या करे, मुगलिया सल्तनत भी नाराज़ है और अवध का नवाब भी नाराज़ हो गया। तो उन्होंने डिसोन कर दिया कि मेरा कोई बेटा नहीं है। जब बेटा नहीं है, डिसोन कर दिया, तो और उसने कहा कि ऐसे इस तरीके का गलत काम किया है तो मैं ऐसे लड़के को मैं अपने से ही डिसोन कर देता हूँ, मेरे को चाहिए नहीं। खैर दोनों की नाराज़गी तो कम हो गई, लेकिन वो जेम्स वैलेंटाइन था, क्या करता, थोड़े दिनों बाद जो कुछ था उसके पास वो ख़त्म हो गया, फाके की नौबत आ गई। कहा जाता है कर्नल साहब उनकी जो बेगम थी वो शाम को काली नदी पे, जो मनोटा के पीछे जो काली नदी बहती है। ये जो मनोटा आप नाम ले रहे हैं, ये मनोटा कहाँ पर है? कासगंज के आसपास? कासगंज से बिल्कुल 4 किलोमीटर दूर, नदरी की साइड। जहाँ नदरई की साइड में ही समझ, नदरई से और बिलराम की तरफ अच्छा। हल्का सा चलें काली नदी हाँ, के किनारे किनारे, ओके। तो वहाँ पे मनोटा गांव आता है। हाँ। तो उसके पीछे से ही काली नदी आती थी। तो वो शाम को अपने नौकायन किया करते थे। तो नौका कर रहे थे कर्नल साहब, उनकी बेगम साहिबा, वही बेगम साहिबा जिनका कि नवाब खंबात की बेटी थी, दोनों अपने आराम से नौका कर रहे थे। तो जेम्स वैलेंटाइन ने उस नाव के सहारे सारे 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 तैरना शुरू किया और बोला मुझे नाव पे ऊपर ले लो। कर्नल साहब नाराज़ पड़े हुए थे कि तूने मेरी इज्जत बिगाड़ दी है, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं लूँगा। तूने कहा मैं डूब जाऊँगा। मैंने कहा डूब जाओ, तुम मर जाओ, लेकिन तुमने मेरा बहुत गलत काम किया। तो उसने कहा कि तुमने भी तो अच्छा काम किया था, नवाब खंबात की शहजादी को ले आए थे। अच्छा। तो अगर मैं ले आया तो कौन सा बुरा काम किया। तो लेकिन कर्नल साहब पिघल नहीं रहे थे, वो बराबर तैरता जा रहा था। बेगम साहिबा बहुत परेशान थी। उन्होंने देखा धीरे धीरे जेम्स वैलेंटाइन के हाथ अब ढीले पड़ते जा रहे हैं और बस डूबने की कगार पे है। कर्नल साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने जेम्स वैलेंटाइन को उठा करके अपनी नाव के ऊपर ले लिया, उनको दोबारा उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये एक दूसरी लव स्टोरी है जो इस पे है। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि वही मुग़ल सल्तनत को भी समझाया, अवध के नवाब को भी समझाया कि भाई जब दोनों बच्चे आपस में राजी हैं तो क्यों ना इन लोगों का निकाह करा दिया जाए, शादी करा दी जाए। तो जेम्स वैलेंटाइन जो था अब वो बहुत ताकतवर हो गया था, क्योंकि उसको खंबात से भी उसके संबंध जुड़े हुए थे, उसके संबंध मुगलिया सल्तनत से भी जुड़े हुए थे, उसके संबंध अवध से भी जुड़े हुए थे, और साथ में ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चहेता भी था। लेकिन वो कर्नल गार्डनर जितना मजबूत बहादुर इंसान नहीं था। वो रंगरलियों में मस्त रहने लगे थे। हाँ, अब इस घटनाओं से हमारे परिवार का क्या संबंध है, मैं यहाँ पर आता हूँ। वहाँ से रिलेशन बताइए फिर, मतलब ये थोड़ा हम लीग से हट गए। लीग से हट गए थे। अब मैं लीग पे दोबारा लाता हूँ जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मराठों के साथ भजा भगाने में या भागने में मदद की थी और अपने साथ यहाँ पर ले आए थे। तो हम लोगों का परिवार यहाँ पर गड़ी पच गई, 5 गांव हमको मिल गए थे। अच्छा। तो आज वो गांव कहलाते गड़ी पच आपको गई। 5 गांव कैसे मिले थे? 5 गांव खरीद लिए थे। अच्छा। हमारे जो राजा दिलसुख राय जी थे, उनके पिताजी थे राव जय किशन दास जी। राव जय किशन दास जी ग्वालियर महाराज के दरबार में थे। अच्छा। एक धीरे धीरे करके ऊंचे ओहदे पे हो गए, और कहते हैं उस जमाने में उनकी तनख्वाह बहुत थी और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिली। नहीं, कितनी तनख्वाह मतलब? अब ये तो कोई नहीं बताते, उस जमाने में कहते हैं बहुत पेंशन थी उनके पास, बहुत खर्च हुए। अच्छा। और ये इलाके में उन्होंने 5 गांव खरीद लिए। 5 गांव खरीद के एक गड़ी बना करके, छोटी सी गड़ी बना करके उसमें रहने लगे। पैसा था। उनके जो 3 बेटे थे, राजा दिलसुख राय जी, फतेहचंद जी और लाहौरी मल जी। तो चूंकि हम लोग कायस्थ थे तो थोड़ा बहुत व्यापारिक बुद्धि रखते थे, तो उस समय खेती शुरू की। अब
पारंपरिक खेती के अलावा वहाँ पर एक नई खेती शुरू हो रही थी। अंग्रेज लोग नील की खेती के पट्टे देते थे, तो हम लोगों ने नील की खेती शुरू की और उसी समय लाइसेंस मिल जाता था नील बनाने का। नील कैसे बनता था? नील के जो पौधा होता है उसको बड़े बड़े टैंक और हौदों में डाल करके गीला करके सड़ा लेते थे, फिर उसको सुखा लेते थे। नील वही जो नीला कलर होता है या कुछ और? नील जो होता है ना, इंडिगो जिसको कहते हैं। अच्छा। इंडिगो एक्चुअली क्या है कि जो पहले जो पूरे दुनिया में जो डाई, जो इंडिगो नील जिसको बोलते हैं, उसका सोर्स सिर्फ इंडिगो प्लांट था। इंडिगो एक प्लांट होता है, नील का प्लांट होता है, उसकी खेती करते थे। क्योंकि व्यापारिक था इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इस पे अपना कंट्रोल रखते थे और लाइसेंस देते थे, और इसको बड़े महंगे दामों पे यहाँ से खरीद करके और एक्सपोर्ट करते थे, और बड़ा अच्छा पैसा पैदा होता था। और ये उनकी एक पावर भी थी कि जो उनके साथ मिल के रहोगे तो हम तुमको नील की खेती का लाइसेंस दे देंगे। हर एक को नहीं देते थे। हम लोग को नील की खेती का लाइसेंस मिल गया था, तो तरक्की अच्छी हो गई। फिर हम लोगों ने कहा लाओ एक बड़ी हवेलियाँ, हम लोगों ने बिलराम में बड़ी बड़ी हवेलियाँ बना ली, वहाँ रहने लगे। कर्नल गार्डनर की मौत के बाद जेम्स वैलेंटाइन ने अपनी सारी रियासत की जिम्मेदारी राजा दिलसुख राय जी को सौंप करके, अच्छा, और वो अपने आनंद में रहने लगे थे। यहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ, राजा दिलसुख राय जी उनके एस्टेट को मैनेज किया करते थे। धीरे 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 जब एस्टेट मैनेज करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज कर लिया था। इसी समय हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। ये कब की बात है, मतलब अगर मैं सन की बात करूं? ये करीब 1850 के आसपास, 1840-1850 पे आ गए हम लोग। उसी समय हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। आज मैं फिर एक खुलासा करता हूँ। हमारे रिकॉर्ड में एक 1855 का या 54 का एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि मैनपुरी जिले में एक फफोतू नाम की जगह थी, वहाँ के एक मियाँ जी ने एक भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी की रमल से, रमल कहते हैं पासे, जैसे मतलब पासे तो गोल होते हैं, हाँ। रमल होता है लंबा लंबा सा, अच्छा। इसमें ऐसी होता है, और जैसे तो रमल की मदद से उन्होंने एक भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी क्या की थी कि कुछ दिनों बाद इस देश में एक जलजला आएगा, जिसमें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह होगा। और उन्होंने कुछ परिवारों का नाम लिया कि ये परिवार जो है वहाँ के ठाकुर पर फैमिली थे, वो लोग अंग्रेज़ों के साथ होंगे। कुछ परिवारों का नाम लिया कि वो इस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, और एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। शुरुआत में अंग्रेज़ लोग हारेंगे, लेकिन धीरे धीरे